आप सभी को तेज क्लासेज की ओर से सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वीणा लेकर हाथ में सरस्वती हो आपके साथ में, मिले माँ का आशीर्वाद हर दिन। मुबारक हो आपको सरस्वती पूजा का ये दिन। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के लिए हम आपके लिए लाए हैं साइंस की 500 से अधिक क्वेश्चनों का संग्रह, क्योंकि आपकी परीक्षा कल से शुरू होने वाली है और इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक मास्टर वीडियो, ठीक है, जिसमें आपको 500 से अधिक प्रश्न का संग्रह है। आप एक बार जाकर परीक्षा में जाने से पहले इसी वीडियो को एकदम पूरा फास्ट में देख कर जाइए और पूरा रिवीजन कीजिए एक साथ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि और आप ऐसा वीडियो चाहते हैं या नहीं, ठीक है। और इसमें अगर कुछ सुधार देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आप हम इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेशन का हम पूरा का पूरा चैप्टर का हर एक चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से हम देखते हैं। ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है, भौतिकी का, ठीक है। इसमें है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो मिट्टी में जो है सो इसको बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर आपको +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी फोकस दूरी है, इसको हम 1 मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी पर, अर्थात वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन से होंगे। तो इसका सही आंसर आपको दोनों अवतल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा sin i बटे sin r, ठीक है। उसके बाद है कि एक उत्तल लेंस में होता है सभी जगह समान मोटाई का। बिल्कुल गलत। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो उत्तल लेंस में यही होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अवतल लेंस का आवर्धन m जो होता है मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर v/u के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या अंतर है। तो फोकस त्रिज्या जो होता है इसका आंसर हो जाएगा आपका r/2f। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। इसे हम निर्गत कोण कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस है यहाँ पे, ध्यान देना है उत्तल लेंस है यहाँ पे। तो उत्तल लेंस का आपका पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 डायोप्टर पॉजिटिव 1 डायोप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है उस जब वस्तु की स्थिति होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दर्पण तथा फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है।
उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा। ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या इन सभी के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी प्रकार के दर्पण में? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, अंधा होता है? तो सीधा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है। तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं क्योंकि परीक्षा में डिस्कशन की अभी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं फोकसांतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो आपका f बराबर r/2 हो जाएगा। ठीक है। ये आपको ऐसा भी रहेगा कि r बराबर 2f, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है हमारा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दर्पण का? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसका भी आंसर अवतल दर्पण का हो जाएगा। ये था हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी तक आपने अगर ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है। लाइक कीजिए और तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए हम दूसरा चैप्टर की तरफ अब चलते हैं। ठीक है। कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है आपका अनंत होगा, लेकिन अगर मिनिमम दूरी पूछेगा, न्यूनतम दूरी, तो इसका हो जाएगा आंसर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमार्गी द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बैंगनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उसमें उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में होता है, देखिए निकट की वस्तु को अगर साफ नहीं देख सकता ना, तो उसे दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है। उसको दूर दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार उत्तल लेंस होता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ठीक है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। उसमें हमारे नेत्र में क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क की ऐसा क्षमता होती है कि वो सीधा देख लेता है। उसके बाद है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष वाली आंख जो है जो साफ साफ देख सकती है किसकी? तो दूर की वस्तुओं को। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष वाली आंख वो निकट वाली वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकती है। निकट दृष्टि दोष वाली आंख जो है सो उस निकट वाली वस्तु को साफ साफ देख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, देखिए हमारा आंसर आ ही गया। ठीक है। तो वो निकट की वस्तु को अच्छी तरह देख सकता है, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि आंख किस तरह व्यवहार करती है, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी इसका आंसर। ठीक है, और न्यूनतम दूरी मैक्सिमम दूरी हो जाएगा आपका मैक्सिमम। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के लिए। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है कौन सा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें है जरा दृष्टि दोष, तो इसके लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब उसी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह कौन सा रंग है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी। बैंगनी रंग सबसे अधिक ज्यादा विचलित हो जाती है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है, तो वह है आपका लाल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न घटकों में विभाजित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, तो प्रकाश का उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है सूर्य का श्वेत जो है प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण है, इसलिए 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उनका जो है विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से वो चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बंट जाती हैं, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, उसके बाद है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या क्षमता होगी। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1/0.20। इस जीरो तो मतलब हो जाएगा 5 डेट। उत्तल लेंस है तो प्लस, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो इसको बोलते हैं परितारिका। ठीक है, इस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, आपको कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन हो जाता है। उसके बाद है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। चलिए अब हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको वोल्ट होता है। एक मिनट, क्या था क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब, वोल्ट नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा। इसका एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है हमारा, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट 1 जूल पर कॉलम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति पावर को। ठीक है, तो आपको याद है कि वी आई जो है किसके बराबर होता है, वी आई पी याद होगा ये आपको, तो वी आई पी ये आंसर हो जाएगा
इसमें पूछ रहा है कि निरूपित कौन नहीं करता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है आपको कि निरूपित नहीं करता है, तो ये आई आर स्क्वायर जो है सो ये निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। इसमें विद्युत धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। हमारा अगला इसका आंसर हो जाएगा कुंडली में। अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110 ओम। अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा NR। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। इसका मान हो जाएगा 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा आपका ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 120 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, 120 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच का संबंध क्या है। तो इसका बीच का संबंध है कि V बराबर IR। तो इसमें देखिए आप, तो इसका आंसर सही हो जाएगा C। ठीक है, इसके बाद है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा। उसके बाद अगला है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण गतिशील कण क्या होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रज्वलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्ति शक्ति की मान कितनी होती है। ठीक है, तो इसका मान होता है 25 वाट। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध होगा 484 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो ओम की, तो इसका है आई भी बराबर आई आर, मतलब आई बराबर भी बाय आर। अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा भी बराबर आई आर या भी आर इक्वल टू भी बाय ए। अगला क्वेश्चन है कि जो किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। ठीक है, तो इसका आंसर है विभवांतर। अगला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो 1 एम्पियर आपको 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। अगला है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। क्या होता है, जब चालक का ताप अचर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम निहित है इसमें, तो भी बराबर आई आर में। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को हम आमीटर कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है इसके तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, आप देखिए, आप इसे
फॉरवर्ड फास्ट करके देखिए। फास्ट करके देखने से क्या होगा कि आपको ये, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, बहुत लंबा वीडियो, कम से कम 2 घंटा की वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करेगा, फॉरवर्ड करके देखिए और परीक्षा जाने से 1 घंटा पहले मात्र देख लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण इसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? डी, ऊपरी मुखी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। दोस्तों लाइक ठोकिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत किया है मैंने, बहुत मेहनत। ठीक है, उसके बाद है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय खोज जो है सो फैराडे ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा साइंस का तो सबसे पहले मेरे ही वीडियो पे इसका वीडियो आएगा, इसका आंसर की के साथ। तो अभी तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्रीय रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या दिखाती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न कराने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र। एक मिनट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है सो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? तो मूलभूत अंतर आपको एसी जनित्र में सी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से आपको दोनों धाराएं प्राप्त होती है। उसके बाद है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? तो विद्युत बल्ब के भीतर आपको निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, क्या होती है? तो आपको धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। विद्युत चुंबक क्या होती है? विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक की कुंडली है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है धारा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव क्या होता है? तो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलम होगा। उसके बाद है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा? तो आपको फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। उसके बाद विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है किस पे? तो आपको दिष्ट धारा पर। ठीक है, उसके बाद विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक बुलाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, यह किस घटना का उदाहरण है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, किससे? तो आपको फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से। ये हमारा चौथा चैप्टर का भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
आपका समाप्त हो गया है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है हमारा ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत का पहला क्वेश्चन के देखते हैं कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। वन विद्युत जनित्र में कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिजली, सॉरी सूर्य हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। ठीक है, बिजली नहीं होगा। उसके बाद है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है, तो गोबर से। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का क्या स्रोत होता है, इससे हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक उत्तम ईंधन कौन सा है निम्न में से, तो इसका हो जाएगा जैव गैस, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होता है। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अपने योगी जी की सरकार में। उसके बाद देखिए प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक समान स्रोत क्या था। ठीक है, इसका समान स्रोत था लकड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं और नवीकरणीय स्रोत। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 75%, क्योंकि 75% गैस में आपको मीथेन गैस पाई जाती है। पवनों का देश किसे कहा जाता है, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, तो इसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट की पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए। इसके लिए 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर स्थिरांक। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा के स्रोत रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। अगला क्वेश्चन है कि बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर कितनी डिग्री का हो, कितने डिग्री सेल्सियस का था। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस का। उसके बाद है कि भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिछली चट्टानें ऊपरी धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो इन क्षेत्रों को हम तप्त स्थल बोलेंगे। नेक्स्ट होगी दोस्तों। उसके बाद है 29वां क्वेश्चन कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है क्या।
इसका है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ये हमारा फिजिक्स के लगभग हर क्वेश्चन हम बता दिए हैं, कम से कम 150 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी में भी हम कम से कम 200 से ज्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, उसको हम मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? आपका आंसर हो जाएगा प्लेटलेटस। अगला क्वेश्चन कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ये हम नेफ्रॉन को कहते हैं। उसके बाद कि लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला से। उसके बाद है पाचन कार्य संपन्न होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जठर द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है क्या? तो आपका ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है और ऊर्जा का सिक्का भी, इसको हम कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद है कि शोषण के अंतिम उत्पादन क्या है? तो शोषण के अंतिम उत्पादन CO2 और ऊर्जा है। उसके बाद है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा के यौगिक। अगला क्वेश्चन है कि मानव में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि वृक्क भी है, त्वचा भी है और फेफड़ा भी है। उसके बाद है कि हरित लव के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरे भाग में। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? तो रक्त में थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रहणी भाग है किसका? ग्रहणी भाग है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। देखने में लग रहा है छोटी आंत, लेकिन मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी जो हिस्सा होता है वो छोटी आंत का ही होता है, उस छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है। उसके बाद है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा श्वसन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध परागम्य, पारगम्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। अगला क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? इसका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किण्वन। अगला क्वेश्चन है कि कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। अगला क्वेश्चन है कि अधर नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ठीक है, अधर नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो इसे हम छोटी आंत बोलते हैं, हम आपको पहले भी बता दिए हैं। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ATP। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो नीले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेटस। उसके बाद है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितने गुना जूम पर देखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 गुने जूम पर। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है?
तो तिल चट्टा का श्वसन अंग होता है ट्राइकिया। चलिए अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इनके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अब देखेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत बहुत मेहनत पड़ा है। हम आपके लिए लाए हैं, क्योंकि आप इसे एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्व एक साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथाइलिन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, उसके बाद है कि तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स कहेंगे। उसके बाद है कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर को संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। उसके बाद देखिए, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसे हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है क्या नलिका विहीन? अगला क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टोवामनता में भी, ऑप्टो अल्पक्रियता भी और मिक्सिडिमा, मतलब ये सभी में। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये आपको इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों आपको प्रभावित होता है। उसके बाद है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? तो ये एब्सिसिक एसिड के कारण संभव है। उसके बाद है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्भरण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जड़ का अधोभूमि वृद्धि है। ठीक है, तो ये गुरुत्व अनुवर्तन होता है। उसके बाद है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो ये पश मस्तिष्क का एक हिस्सा है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना और हृदय का धड़कना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चबाना। अगला क्वेश्चन है कि अवटु ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुकुंचन किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? ये इसका आंसर हो जाएगा आपको छुई मुई के पौधे पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क जो है सो आपको उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसके कारण से मधुमेह रोग होता है। उसके बाद है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संकेत के माध्यम से प्राप्त होता है। उसके बाद है कि ऑप्टो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है कि मेरा जीव जनन कैसे करेगा। ठीक है, जीव जनन कैसे करेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि खंडन द्वारा जनन होता है किस में? तो इसका आंसर हो जाएगा सितारा मछली में। अगला क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन संभव है किसके द्वारा? तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पति द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्म में या सभी में? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू में। अगला क्वेश्चन है कि मुकुरन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? तो हाइड्रा में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। उसके बाद है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में आपको परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मादा युग्मक। अगला क्वेश्चन है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। अगला क्वेश्चन है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। अगला क्वेश्चन है कि पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। उसके बाद है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? यह सही आंसर हो जाएगा नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण हैं क्या? तो इसका आंसर है कि दाढ़ी एवं मूछ का उगना भी, कंठ का फूटना भी और मांसपेशियों में उभार आना भी, मतलब ये सभी इनके लक्षण हैं। अगला है कि स्त्रियों में यौन आरंभ के क्या लक्षण हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनों में वृद्धि होती है, नितंबों का उभरना होता है, रजोधर्म का प्रारंभ होता है और ये सभी आपका ये तीनों जो है इसका क्या उदाहरण है कि स्त्री में यौन आरंभ के जो है सुलक्षण है। उसके बाद ये मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है और मूत्रमार्ग भी है, मतलब ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन जो है शुक्रवाहिका में होता है। उसके बाद है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित कहाँ होते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अधिवृषण में। अगला क्वेश्चन है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपको निकेत। अगला क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प का क्या उदाहरण है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। अगला क्वेश्चन है कि मानव जन किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की आयु में। उसके बाद है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वृषण में। अगला क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? तो स्त्री में। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये हो गया शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका जो है सो पुरुषों का जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो ये था हमारा बायोलॉजी के जन्म चैप्टर से। जन्म चैप्टर के भी हमने महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हमने पार कर लिया है। अभी तक अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, लाइक भी करिए दोस्तों, और दोस्तों शेयर तो जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर की तरफ चलेंगे जिस चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी। कैसी विभिन्नताएं होंगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक विभिन्नता। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? इसका आंसर हो जाएगा मटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? तो इसे आंसर होगा नाभिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? इसका सही आंसर जो होगा 1902 में टी बोबरी एवं डब्ल्यू एस सट्टन ने प्रमाण दिया कि जीन जो है गुणसूत्र का ही भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं।
उसके बाद है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। इसका सही आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। उसके बाद है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये उपचयन प्रक्रिया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो स्मॉल टीटी जो है आपको ये बौने पौधे को दर्शाता है। उसके बाद ये कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। चमड़ी का रंग जो है वंशागत नहीं है। उसके बाद द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइपिक अनुपात क्या था। तो फिनोटिक अनुपात 9:3:3:3:1 था। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है। तो XY। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं। तो ऐसी संरचना को हम अवशेषी अंग कहते हैं। उसके बाद है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो जीन शब्द की प्रस्तावना इनमें से किसी ने नहीं की है। ठीक है। उसके बाद है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा लैमार्क। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बने होते हैं किसके। तो गुणसूत्र जो है सो डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के बने होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉनसन। उसके बाद कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफ्लिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो मलेरिया जो है सो आपको गंदा जल में उत्पन्न होता है, जबकि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं आपको साफ जल में उत्पन्न होते हैं। मतलब आप इसे मीठा जल भी कह सकते हैं। मीठा जल में आपको उत्पन्न होगा, साफ जल में नहीं, मीठा जल में। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मछली किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। देखिए आपका साफ जल भी और मीठा जल भी दिया रहेगा, तो आपको इसमें आंसर मानना है मीठा जल। ठीक है। और जबकि अगर मीठा जल नहीं दिया रहे तो आपको किस जल में मानना है, शुद्ध जल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समजात अंगों के क्या उदाहरण है। तो समजात अंगों के उदाहरण है कि हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। अगला क्वेश्चन है कि विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ठीक है। वो चिंपैंजी से। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डार्विन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर किसी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं। उसके बाद कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्धि अंग। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी से। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है। तो उस आबादी का आपको जीन कोश कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें आपको लैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन पर किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आणविक जाति वृत्त। उसके बाद है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का पिता जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद है कि किसके मत अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो मेंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इसका जो है चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। ये आपको जीन रूपीय जीनोटाइप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी कहलाता है। उसके बाद अफ्रीकी मानव का निकट संबंधी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी तथा तितली के पंख क्या कहलाते हैं। तो ये असमजात अंग कहलाते हैं।
अवशेषीय अंग के क्या उदाहरण है निम्न में से? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें जो सभी है कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, उसके बाद निषेचक पटल, ये सभी अवशेषीय अंग के उदाहरण है। तो बताइए प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा डार्विन के द्वारा। उसके बाद है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव आपको अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ वन पक्षी के पंख किस प्रकार के उदाहरण है? ये आपको समरूप के उदाहरण है। उसके बाद है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन है? इसका जनक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। उसके बाद है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियमों का पालन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा डीएनए का फुल फॉर्म है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि कान के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं? तो कर्ण रक्षक कहते हैं। उसके बाद है कि जैव विकास के सर्वप्रथम किसने क्या लिखा है? जैव विकास को सर्वप्रथम आपको लामार्क ने सुझाया। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा जीन प्ररूप या जीनोटाइप, मतलब इसका ए एवं बी दोनों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन बायोलॉजी के चौथा चैप्टर का। इसे भी हम लोग पूरा करना है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, अगले चैप्टर के, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पर्यावरण से पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ होता है? ठीक है, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा एक दिशीय। अगला क्वेश्चन है कि एक आहार श्रृंखला की में शाकाहारी से निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर का। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फलों के छिलके, गोबर और पेपर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म उपभोक्ता जीव जीवाणु और कवक कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इनमें से कौन सा वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो इसमें से आहार श्रृंखला जो है आपको घास, हिरन और बाघ जो है सो इसमें वन आहार श्रृंखला को बनाता है। उसके बाद है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होता है? या सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत में। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? पादप खाने वाले जीव को शाकाहारी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? ये बायोगैस इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरों से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा घास, चूहे, सर्प और मोर। अगला क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं क्या? तो उत्पादक। अगला है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा घास। उसके बाद है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्प। उसके बाद है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन कौन सी भूमिका निभाता है? ये आपको प्राथमिक उपभोक्ता का भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ये सभी आपको ऑप्शन से मिलेगा। आपका आंसर है घास, फूस तथा चमड़ा, ये भी सही है। उसके बाद घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ये भी दोनों सही है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा
कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से आहार का श्रृंखला का वो घास, बकरी तथा मानव इसका निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूरज का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कि घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक कौन से होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा घास। उसके बाद है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 3 परमाणु है। अगला क्वेश्चन है कि अपघटक का निम्न में से कौन उदाहरण है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा कवक। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित क्या करना था? तो वृक्षों को संरक्षित करना था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका तालाब। ठीक है, नहीं तालाब नहीं, आपका जंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? इसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरण से। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? थर्मोकोल। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको DDT। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन परत पाई जाती है तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में, इसे हम समताप मंडल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? इसका सही आंसर हो जाएगा घास, बकरी, शेर। शैवाल, जलीय कीट और मछली, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछ रहा है जलीय। इसका सही आंसर ये नहीं होगा। इसका सही आंसर जो है सो आपको क्या हो जाएगा? शैवाल, जलीय कीट और मछली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हम जंगली जानवर को श्रेणी में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जैविक विक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा सूखे घास, पत्ते। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे आपको उत्पादक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें मुर्दाखोर कौन सा है? तो मुर्दाखोर इनमें से चील भी है, सियार भी है और कौवा भी है। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो इनका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वेरियम। अगला क्वेश्चन है कि CFC क्या है? तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? इसे हम अपघटक जीव कहलाते हैं। उसके बाद वनों की अधिक कटाई के परिणाम क्या होगा? वनों को अधिक परिणाम से आपको भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए जैव वातावरण में कौन से शामिल है? जैव वातावरण में कौन से शामिल है? तो आपको इनमें से कोई नहीं इसका आंसर जाएगा क्योंकि मृदा, जल तथा वायु भी नहीं है, जंतु, पौधे तथा मनुष्य भी नहीं है, सूर्य का प्रकाश, वायु तथा वर्षा भी नहीं, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? वे सर्वभक्षी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? जीवाणु एवं कवक जो है सबको अपघटक कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है किसको? तो पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, या अवरक्त किरणों को, तो अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है और पराबैंगनी किरणों को वापस भेज देती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पारितंत्र होता है क्या? तो गत्यात्मक तंत्र होता है। तो ये था हमारा जीव विज्ञान का, अभी भी हमारा पूरा खत्म हो गया है। 1 घंटे का नेट सेशन हुआ है जिसमें आपको दो सब्जेक्ट जो है आपको फिजिक्स और बायोलॉजी समाप्त हो गया है। अब हम चलेंगे किसकी ओर? तो केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री के भी हम कम से कम
150 क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 350 क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। कैसा लग रहा है सेशन आप ये हमें कमेंट करके बताइए। और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा दोस्त जो कमजोर है और अभी तक तैयारी नहीं किया है तो आप उसको अभी तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। केमिस्ट्री का मेरा पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, उसका हम मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि आपको धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन आपको गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन है कि F2O3, ये आपको टाइपिंग में कुछ नहीं मालूम था इसलिए ऐसे ही लिख दिए हैं, आपको समझना है। Fe2O3 जिसे हम एल्युमिनियम के साथ जोड़ेंगे तो Al2O3 तथा Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारा ऑप्शन है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आप देखिए इसमें आपको जो है सो लोहा को बाहर कर दिया है। ठीक है, इसको विस्थापित अलग कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपचयन। ठीक है, उपचयन। अगला क्वेश्चन है कि CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन। अगला क्वेश्चन है कि CuO प्लस H2, यही हमारा था क्वेश्चन, जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वैद्युत संयोजी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 2CO, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कॉपर का जो है सो ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग, इसका सही आंसर जो है, ओके, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है सो श्वेत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NO2 और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है। NO2CO3 इंटू 5H2O। ठीक है, तो इसमें से जो है तो आपको Na2CO3 इंटू 10H2O ये वाला सही है। उसके बाद देखिए लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो इनमें से हमको हाइड्रोजन गैस बनेगा। उसके बाद ये कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व कौन सा हो सकता है। यह तत्व आपको सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2KClO3, जो कि हो जाएगा अभिक्रिया करके 2KCl प्लस 3O3। उसके बाद नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। ZnO प्लस C, जो कि अभिक्रिया करके Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि कार्बन उपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको AgNO3 प्लस NaCl, जिससे बन जाता है AgCl प्लस NaNO3, ये आपका क्या है, द्विविस्थापन की अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा Fe प्लस CuSO4, जो कि बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, जो क्या है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर में भोजन का पचना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा CaO प्लस 2HCl, जो कि बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना और इनमें से कोई नहीं। दहन का जो अभिक्रिया है वो आपको हो जाएगा पेट्रोल का जलना। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। यह उपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। ठीक, आपको ये पढ़ के बताना है, तो हम आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ये जो है स्वऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये कथन आपको असत्य है। उसके बाद है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। इसे हम उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको प्रज्वलन ताप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। उस तत्व का हमको नाम बताना है। तो वो तत्व हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि Na2SO4 और BaCl2 को BaSO4 प्लस 2NaCl का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है। ये हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये यहाँ पर आपको NaCl भी NaCl क्या कर दिया, हमको निकाल दिया। उसके बाद है कि Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu बनता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो Cu आपको विस्थापित कर देता है, तो इसलिए क्या कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की है। यह है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह हमारा संयोजन अभिक्रिया हो गया। यह था हमारे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब हम अगले दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, अम्ल क्षारक और लवण। इसका पहला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच जो है सो आपको 7 से ज्यादा ही होगा, तभी आपको क्या करेगा कि लाल लिटमस पत्र को जो है सो नीला करेगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है यह। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा कि यह सिरका सी गंध को सिरका सी गंध देता है। उसके बाद है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाती है, कौन सा कलर हो जाती है। ठीक है, हमें ये पूछ रहे थे, ये जो हो जाएगा सबका नीला काला हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंटासिड का। ठीक है, एंटासिड का हम लोग उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो इसका उदासीन विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7। उसके बाद है कि निम्नांकित में से कौन सा लवण है। ठीक है, तो ये हमारा K2SO4 जो है सो क्या हो जाएगा, हमारा लवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। ये हो जाएगा Fe2O4। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। सॉरी, 7 से 7.8 के बीच काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का गुणसूत्र क्या होता है। तो NaHCO3। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए आपको इसमें देखिए कि 7 से जो है सो आपको कौन सबसे ज्यादा लग रहा है। या देखिए 2 7 से कम, बीच में आप रख रखिए 7 को, आपको वो क्वेश्चन जो है सो आपको ऑप्शन से बना 2 और 6 जो आपको 7 से नीचे हो गया, एक 13 ही है जो आपको बड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा परवल अम्ल है? ठीक है, इसे कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो ये हमारा NaCl जो है जो क्षारक नहीं है। ये हम निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? QH NaCl जी NaCl नहीं, NaCl हमारा लवण आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन सा परवल क्षारक है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो देखिए लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ठीक है, तो यह लीचेन का बना होता है, लीचेन। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो ये मूली, इसे हम सूचित के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? तो इसका हो जाएगा शकरकंद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय का अम्ल है? इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। उसके बाद है कि पोटास एलम होते हैं, ये एकदीक लवण होते हैं। उसके बाद है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो इसका सबसे प्रबल लवण जो है सो NaCl होता है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्या? तो ये होते हैं क्षारीय। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है? ये जो होता है इसका pH मान 7 से कम होता है। उसके बाद है कि निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम एवं पोटेशियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH2। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो आपका हो जाएगा CaOH2। अगला क्वेश्चन है कि लवण NaCO का जलीय विलयन pH मान क्या है? तो आपका इसका जो है जो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ये हो जाएगा OH माइनस। उसके बाद है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका संभवतः क्या होगा? तो ये हमारा 5 होगा। उसके बाद है कि ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा टमाटर। उसके बाद है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तन विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो ये आपको नीला रंग दिखेगा। उसके बाद है कि एक जांच प्रणाली में दिए गए विलयन में से एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था? उसमें था CuSO4। तो ये हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण का भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 35 क्वेश्चन। इसमें अगर अम्ल क्षारक से आता है तो आपको यही क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम अगले चैप्टर जाना पसंद करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारा धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो हमारा ऑप्शन है कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। तो इनमें से जो है हमारा अधातु जो हो जाएगा सो हो जाएगा कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपधातु है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी गैलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? ठीक है, तो यह तत्व जो है आपको कैल्शियम होगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है इसलिए। उसके बाद कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो
चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा Sp। उसके बाद पित्तल क्या है? तो पित्तल हमारा मिश्र धातु है। ठीक है, उसके बाद है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCl2। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग आपको गोल्ड जो है सो नहीं करता है। उसके बाद देखिए शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किस में? तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर ब्रोमीन जो होता है सो द्रव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसे हम सोल्डर कहते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो चाकू को जो है सो हम लोग लिथियम को आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा है सो आपको कॉपर है। अगला है कि निम्न में से कौन अधातु है? तो आपको कार्बन। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है? तो कार्बन है अधातु। अगला क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है? ठीक है, तो सिलिका जो है सो हमारा कुछ नहीं है इनमें से। उसके बाद है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो है सो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं क्या? तो धनायन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्या? तो क्षारकीय। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या है? तो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड अम्लों का सांद्रण किया जाता है क्या? तो फेन प्लवन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर फेराइट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो हमारा सबसे कम जो है सो हमारा सोडियम का होता है गलनांक कम। उसके बाद देखिए साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा S8। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लराज में। उसके बाद है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है क्या? हमेशा रहता है पारा। ठीक है, यह था हमारा धातु एवं धातु से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा अगला चैप्टर क्या? तो तत्वों का वर्गीकरण। इस ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं उसमें कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? तो ये हमारा क्षारीय धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि इस आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो ये है हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का क्या आधार है? तो इनका है परमाणु संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का क्या अनुपात है? नाइट्रोजन एवं पूछ रहा है हाइड्रोजन, तो इसका हो जाएगा 3:1 या 1:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:3, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है अणु का। यही परमाणु पूछता तो इसका आंसर हो जाता 3:1, लेकिन पूछ रहा है अणु तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1:3। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या आपको 26 है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 18। उसके बाद है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्तियां होती हैं? आवर्त होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है आपका अक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि त्रिक का नियम निम्नलिखित से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर होगा डोबराइनर द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है?
तो हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु को बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगा 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आवर्त सारणी के उदक स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो उदक स्तंभों को हम वर्ग कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है, तो ये मोजले की हाँ प्रस्तुतिकरण है। अगला है कुछ निम्नलिखित में तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, जिसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान, तो ये मोसले सर ने कहे थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है, तो ये होता है परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। ठीक है। उसके बाद वुल्फगांग डेमोलर किस देश से संबंधित है, ठीक है, ये जर्मनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो मेंडलीफ का जन्म जो है 1834 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो 7 सुर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब वो कितने तत्व ज्ञात थे, ठीक है, तो अब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, तो परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक पिकोमीटर कितने वर्ग के बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर जो है आपको 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था, तो यह था परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। अब हमारा साइंस का टोटल लगभग 500 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपके लिए जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें से आपको 50 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करके आने हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं, फिर मिलेंगे हम साइंस का एक इम्पोर्टेंट वीडियो ऐसे ही मास्टर वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय। आप हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, उसका नाम है मास्टर वीडियो। ठीक है। मिलते हैं कि नई अगली वीडियो में।